So hello everyone, welcome back to the class 9th chapter 1 motion, and this is the fourth video on this particular section. Till now we have covered basically 6 points. As I told you, there are total 18 points and we have covered 6 points. In today's video we are going to cover the 7th, 8th and 9th point. So without wasting a time, let's start our concept. तो पहली जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. फिर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह चीज़ समझी थी. आज हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो हमारा पहला टॉपिक है, द मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन. स्पीड विद डायरेक्शन, कॉन्सेप्ट मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड होना चाहिए यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड. ठीक है. Measuring the rate of motion, concept of speed, speed with direction, that is concept of velocity, rate of change of velocity, concept of acceleration. 3 पॉइंट्स हैं. अभी तीनों को आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए एक चीज पर, वो ये है कि सर मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन क्या मतलब है इसका. चलिए शुरू करते हैं. अच्छा ये बताओ पहले यार, ये चीज को समझने से पहले मेजर का मतलब समझते हो? मेजरिंग मतलब मापना. मोशन प्लस में समझते हो कि सर अगर कोई चीज़ मेरी नज़र में समय के साथ साथ अपनी पोजीशन बदल रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो मोशन में है. मतलब सर ये पॉइंट क्लियर है हमको, ये पॉइंट क्लियर है, बाकी तो आपके ये इंग्लिश के महान महान टीचर्स आपको इन सबका मतलब बता देंगे. मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपको इस टर्म जिसका नाम है रेट. ठीक है. ये आज समझ लोगे ना तो 12 तक कभी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि ये रेट ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है डेफिनेशंस क्रिएट करने में. ठीक है. देखो रेट का मतलब होता है, हिंदी में लिखता हूं, मतलब दर. इट्स दर. ठीक है. मतलब कोई भी चीज किसी के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रही है उसको बोलते हैं दर. जैसे आप बनाना लेने गए, ठीक है, तो आपने पूछा भैया इसका रेट क्या है. रेट मतलब किस हिसाब, किस दर से बेच रहे हो. वो बोलता है भैया, वो बोलता है साहब 12 रुपये, सॉरी साहब 60 रुपये डजन. ठीक है. मतलब कि 60 रुपये में आपको 1 डजन केले मिलेंगे. तो ये रेट हुआ, मतलब इतना मतलब 12 अगर रखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 रुपये. तो रेट का मतलब है दर. और ज्यादातर केसेस में जो फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, देखो रेट बहुत सारी चीजों के साथ हो सकता है. सब एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें. सपोज प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो यहां पर प्रेशर can be written as force at the rate of area. ठीक है. एरिया किस के दर पे फोर्स किस तरह से अफेक्ट कर रहा है हम लोग बोल सकते हैं. ज्यादातर फिजिक्स के केस में क्या होता है, जो रेट होता है वो टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है टाइम के लिए. मतलब जहां भी रेट लिखा हो फिजिक्स में, मैक्सिमम 95% केसेस में, वहां समझ जाओ कि नीचे अपॉन में रेट लिखा हुआ है, सॉरी टाइम लिखा हुआ है. ठीक है. मतलब रेट बोले तो सिमिलर टू द टाइम. लाइक कोई भी चीज में लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन का रेट बताइए, तो मतलब समझ लो एक्सेलरेशन ऊपर होगा और टाइम नीचे होगा. रेट का मतलब नीचे चीज. मान लो बोला गया कि भाई मोशन का टाइम बताइए, तो मोशन का टाइम होगा, डिस्टेंस ऊपर होगा, टाइम नीचे होगा. वही बोलते हैं वेलोसिटी का रेट बताइए, तो वेलोसिटी ऊपर होगी, टाइम नीचे होगा. मतलब फिजिक्स में जहां रेट आता है वहां नीचे टाइम आता है. मतलब समय के हिसाब से वो चीज कैसे कैसे समय के बदलने से किस दर से वो ऊपर वाली चीज बदल रही है, दैट इज कॉल्ड रेट. सो ये क्लियर हुआ रेट का मतलब जहां भी रेट आया आप समझ लो उसके डिनोमिनेटर में टाइम है, और टाइम के हिसाब से कैसे वो मेरी ऊपर वाली क्वांटिटी जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी वेरी कर रही है उसी को बोलते हैं रेट. ठीक है. तो ऊपर जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, वो क्या लिखा हुआ है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन. अब तुम खुद समझदार हो, तुमको खुद पता होना चाहिए कि सर बोला गया रेट ऑफ मोशन, तो सर नीचे आ जाएगा टाइम. ठीक है, फिजिक्स है. और बोला गया रेट ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन. तो मोशन सर कैसे हम लोग मेजर करते हैं? अगर मोशन को मेजर करना है कितना मोशन हुआ तो कैसे मेजर होगा वो? भाई देखो डिस्प्लेसमेंट में बताता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना आगे गए. जो हमारा मोशन बता रहा है कि भाई मोशन कितना हो रहा है, वो कितना पोजीशन पर चेंज कर रहा है, बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस. ठीक है. तो मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन. अब देखो ये, अब तुमको ये पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा फॉर्मूला लिखा जाए और ये पूरी लाइन लिखी जाए, ये मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन इज इक्वल टू दिस. अगर समझदार बच्चा पढ़ेगा इसको तो बोलेगा ये अपॉन में टाइम, मतलब रेट. और क्या रेट पे, किसका रेट निकाला जा रहा है, डिस्टेंस का रेट निकाला जा रहा है टाइम के साथ. मतलब टाइम के बीतने के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो कितनी तरह से बढ़ रही है, घट रही है. डिस्टेंस तो कभी घट नहीं सकती, तो बढ़ेगी. तो बोल सकते हैं कि रेट जो है सर बेसिकली टाइम के साथ निकाला जा रहा है. तो मतलब मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन कैन बी रिटन आल्सो बाय दिस वे. और इसी चीज को क्या बोल दिया गया, स्पीड. मतलब जब इंसानों ने क्या किया, जब इंसानों ने बोला कि चलो भाई अभी मान लो
सपोज दो चीजें हैं दौड़ रही हैं, जैसे समझना क्यों स्पीड का इस्तेमाल किया। अभी तो मैंने आपको बस मतलब समझाया इसका कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन का मतलब क्या था। अगली बार कभी भी तुम सुनोगे यार रेट समझ जाना, नीचे टाइम लगाना है, ऊपर जो क्वांटिटी वेरी कर रही है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जो रेट ऑफ मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस होता है या मोशन होता है वो बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दैट इज इक्वल टू स्पीड। अब समझो स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बिना जरूरत के हम लोग कभी कुछ स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है, कभी भी नहीं। मतलब ये है फैक्ट है कि हमें जब जरूरत पड़ती है तभी उस चीज के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, जब मोशन लोगों ने स्टार्ट किया तो देखा गया कि भाई मोशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग मूव कर रहे हैं मतलब अपने पुराने पॉइंट से अगले पॉइंट के बीच में हम लोग कुछ दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। तो दूरी तय कर रहे हैं तो भाई चीजें मूव कर रही हैं। अब सवाल है कि यार दोनों चीजें, सपोज दो चीजें मूव कर रही हैं, एक ये चीज मूव कर रही है, एक ये चीज मूव कर रही है, कैसे बताओगे तुम कि कौन सी चीज ज्यादा तेजी से मूव कर रही है, कौन सी चीज समय के साथ साथ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो एक रास्ता कि हम सब देख के बताएंगे, जो चीज आगे है वो चीज सर ज्यादा दूरी पे मतलब ज्यादा तेज चल रही है, जो चीज पीछे वो कम मतलब वो स्लो चल रही है। बट व्हाट इफ सपोज ये कोई चीज आगे है, ठीक है, वो 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुमको सब स्पीड वगैरह सब पता है, 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, और जो चीज पीछे है वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो अब तुम कैसे बताओगे, अब तो ये चीज पीछे है भाई चल रही है, तो हाउ यू आर एबल टू टेल दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग फास्टर, नहीं बता पाओगे। तो लोगों को ये समस्या आती थी कि यार कैसे बताएं कौन सा चीज तेज चल रही है, कौन सी चीज स्लो चल रही है। अगर हमें ये सीरियसली बता दिया है कि ये 50 की स्पीड चल रहा है, 60 की स्पीड चल रहा है, तो हम यूं बता दें कि हाँ भाई पीछे वाला फास्ट है, आगे वाला स्लो है। तो पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस कि भाई कैसे कैसे कैसे। तो उन्होंने बोला कि यार हम लोग को जैसे अभी तक हम लोग दूरी नापने के लिए हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला कि मोशन कितना हुआ, कौन बताता है डिस्टेंस, मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना हुआ वो कौन बताता था डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही समय के साथ साथ कौन ज्यादा तेजी से डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके लिए एक नई क्वांटिटी डिराइव की गई जिसको हमने बोला स्पीड। अब देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं ये सब डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता था लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट, ताकि अगली बार कभी भी आप फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हो। तो सपोज ये फॉर्मूला है वही कि चलो डिस्टेंस जो है, कभी मुझे अगर ये पता करना हो कि कोई चीज कितना तेज चल रही है तो उसका एक रूल है, जो जितनी जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा वो तेज चल रहा होगा, ठीक है। तो बोला कि उस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, डिस्टेंस कवर करने की दर को स्पीड बोला उन्होंने। बोला स्पीड से नाप लो, स्पीड जिसका ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जिसका कम वो कम ट्रेवल करेगा। तो ये फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में तुम देखोगे स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जो चीज ऊपर ऊपर होती है ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, जो चीज सामने सामने होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो चीज नीचे लाइक क्रॉस होती है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब क्या है इसका, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड स्पीड एंड टाइम आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हो गया कि अगर एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज बढ़ेगी, और इनडायरेक्टली मतलब एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज कम होगी। अब जरा समझना एग्जांपल से, ठीक है। ये चेक करना, मालूम मुझे इसको चेक करना होगा कि कैसे भाई ये चीज सही है कि नहीं सही है। तो आप क्या करो, आप सपोज एक रेस बनाओ, एक रेस करानी है हमको, एक टर्टवाइज में और एक रैबिट में, ठीक है। दोनों का जो है डिस्टेंस बराबर रखा गया, दोनों का डिस्टेंस जो है इस फील्ड की वो डी दी गई है। अब रेस स्टार्ट हुआ, तो रेस स्टार्ट हुआ तो घड़ी स्टार्ट हो गई, टिक 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 टिक, इसकी घड़ी चलने लगी चलने लगी चलने लगी, इसकी घड़ी चलने लगी चलने लगी चलने लगी। इसकी घड़ी ने दिखाया 5 सेकेंड और इसकी घड़ी ने दिखाया 12 सेकेंड, ठीक है। टर्टवाइज की घड़ी ने दिखाया 12 सेकेंड, यहाँ पे रैबिट सोया नहीं, ठीक है। तो टर्टवाइज का 12 सेकेंड, रैबिट का 5 सेकेंड। अब तुम खुद सोचो कि हमें बस ये पता करना है कि डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली है, बस हमें ये पता करना है। तो मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट रखिया। याद रखिए कभी भी आपको कभी रिलेशन निकालना हो, कोई दो तीन चीजें लिखी हो, सपोज मान लो लिखा हो कि a इज इक्वल टू बी अपॉन सी डी, और आपको निकालना हो कि बताइए a और b में क्या रिलेशन है, ये डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली, कभी भी ऐसा सवाल है तो d और c को आपको पहले कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर a को बढ़ाना पड़ेगा और a के बढ़ाने से अगर b बढ़ जाता है तो वो डायरेक्टली है, और अगर a के घटाने से b जो है बढ़ रहा है तो वो इनडायरेक्टली है। बस आप समझ आ रही है? यू हैव टू मेक कांस्टेंट। हमने इस बार क्या किया, हमने देखा स्पीड और टाइम के बीच में रिश्ता निकालने की कोशिश की, तो हमने डिस्टेंस कांस्टेंट रखा। देखो डिस्टेंस इसके लिए भी d था, डिस्टेंस इसके लिए भी d था, दोनों के लिए डिस्टेंस d था, हमने d को कांस्टेंट रखा। अब हमने देखा कि जब हमने डिस्टेंस कांस्टेंट रखा तो रैबिट ने 5 सेकंड लिया और इस भाई ने टर्टवाइज ने 12 सेकंड लिया, तो समय कम मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, बोलो ज्यादा। यहां पे समय टाइम जो है मोर, तो स्पीड क्या होगी, लेस। तुम खुद देख रहे हो जब समय ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम आ रही है,
जब समय कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा आ रही है, तो मतलब इनडायरेक्टली हुआ। तो ये तो नीचे आ गया, फिक्स हो गया। अब हमें देखना है कि भाई चलो मुझे बताओ स्पीड और डिस्टेंस में प्रूव करो कि ये लोग डायरेक्टली रिलेशन है। हमें दिख तो रहा है लेकिन हमें प्रूव करने को बोलेगा। मैंने कहा ठीक है, सर ने बताया था कि जब भी कभी किसी चीज के का तुम्हें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेशन प्रूव करना हो तो जितनी भी क्वांटिटी सबको बाकी सबको कांस्टेंट रखा करो, जिन जिन के बीच में प्रूव करना है बस उन्हीं दोनों को वेरिएबल रखा करो। तो हमें प्रूव करना है स्पीड और डिस्टेंस, तो हम उसको वेरिएबल रखेंगे, बाकी टाइम को फिक्स रखेंगे। तो अब क्या किया गया, एक सिनेरियो रखा गया। यहाँ बोला गया कि देखो भाई टर्टवाइज तुम यहाँ खड़े हो जाओ, रैबिट तुम यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है। तुम दोनों को एक रेस दौड़नी है, लेकिन अब रेस स्पीड वाली नहीं है, डिस्टेंस वाली नहीं है। तुम दोनों को बराबर टाइम, क्योंकि हम लोग को टाइम कांस्टेंट रखना था, तुम दोनों को हम 30 मिनट्स देते हैं, 30 मिनट्स दोनों को, ठीक है। 30 मिनट्स में जो जितना दूर चला जाएगा वो रेस जीत जाएगा। तो बोला कि ठीक है। अब देखो 30 मिनट्स मैंने दोनों को दे दिया, मैंने इसको भी 30 मिनट दिया, इसको भी 30 मिनट दिया, मैंने मतलब दोनों के लिए टी को सेम रखा, मतलब मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब दौड़ना शुरू हुआ। टर्टवाइज गया 5 किलोमीटर, ठीक है, और वहीं रैबिट जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 17 किलोमीटर, ठीक है। कैमरे में अगर आ रहा हो तो ठीक, नहीं तो मैंने 17 किलोमीटर तो लिखा है, ठीक है। तो टर्टवाइज गया 5 किलोमीटर, ये गया 17 किलोमीटर। तो अब ध्यान से देखो, टर्टवाइज की स्पीड कम होती है, जिसकी स्पीड कम थी उसका डिस्टेंस भी कम आया, जिसकी स्पीड ज्यादा थी उसका डिस्टेंस भी ज्यादा आया। मतलब जब कम हुआ तो कम हुआ, जब ज्यादा हुआ तो ज्यादा हुआ। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन कर रहा है। तो बात समझ आई ना कि कैसे क्यों आखिर फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। कभी कोई आपसे बोल दे कि स्पीड इक्वल टू टाइम इनटू डिस्टेंस क्यों नहीं लिखा गया, या फिर कुछ भी मतलब बोल दे कि स्पीड इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस क्यों नहीं लिखा गया, तो तुम प्रूव कर सकते हो कि देखो भैया एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा था। तो जो मैच कर रहा था, हमने एक चीज को, कोई भी चीज को कांस्टेंट किया, देखा कि भाई टाइम जो है स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। जब हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट किया दोनों के लिए, भाई दोनों को बराबर बराबर दूरी तय, डिस्टेंस कांस्टेंट था, तो कम टाइम वो ले रहा था जिसकी स्पीड ज्यादा थी। मतलब टाइम कम आएगा जब स्पीड ज्यादा होगी इनडायरेक्टली, तो टाइम को नीचे आना पड़ेगा, स्पीड को ऊपर आना पड़ेगा। अगर इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दे 1 अपॉन स्पीड इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा टाइम अपॉन स्पीड। बोलो कोई गलत, सॉरी टाइम अपॉन डिस्टेंस। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, समझदार बच्चे समझ गए होंगे। देखो अभी भी स्पीड और टाइम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब तक ये रिलेशन आप सही रखोगे तब तक सब चीज सही आएंगी, फॉर्मूला सही आएगा। तो कभी भी तुम्हें कोई फॉर्मूला निकालना हो तो बस इसी तरह चेक किया जाता है कि देखो भाई इस फॉर्मूले में कौन सी चीज ऊपर आने वाली, कौन सी नीचे आने वाली है। जिसके बढ़ाने से कोई चीज बढ़ जाती है तो वो चीज सामने सामने होगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसके एक बढ़ाने से दूसरी चीज घट जा रही तो वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब वो नीचे होगी, ठीक है, क्रॉस में होगी। बाकी इस तरह से आप चीजों को अरेंज कर सकते हैं। सो हमें बात समझ में आई। ये पूरी बात मैंने बस आपको इसलिए बताई कि आपको रेट का मतलब समझ में आया। रेट फिजिक्स में जहां भी इस्तेमाल होगा वहां टाइम से नीचे डिवाइड करो, उसके दर से, मतलब समय के बदलने के साथ साथ वो चीज जो ऊपर लिखी गई है वो उस कैसे बदल रही है, दैट इज कॉल्ड रेट इन फिजिक्स, ठीक है। सेकेंड चीज मैंने आपको बताई कि हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेशन। कभी भी किसी फॉर्मूले को, ढेर सारा बड़ा फॉर्मूला दिया हो, तुम्हें किन्हीं दो चीज के डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकालना हो तो बाकी सारी चीज को कॉन्सेप्ट कांस्टेंट करो, एक चीज को बढ़ाओ। अगर वो दूसरी चीज जो सिंगल चीज बची हुई है वो अगर बढ़ रही है तो डायरेक्टली है, अगर घट रही है तो इनडायरेक्टली है, ठीक है। उसके बाद मान लो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला दे दी कि भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला है, प्रूफ करो। तो प्रूफ करना बड़ा सिंपल है। किसी एक चीज को कांस्टेंट लो, देख लो कि भाई टाइम को मैंने दोनों को यहाँ टाइम बराबर दिया था 30 मिनट, जिसकी स्पीड ज्यादा थी, रैबिट की ज्यादा थी, उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्पीड ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है आंसर में, मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। फिर मैंने क्या किया, मुझे अगर सपोज टाइम और स्पीड निकाला तो मैंने डिस्टेंस बराबर किया, मैंने दोनों को बराबर दूरी दी, भाई ले टॉर्टोइज तू भी इतना ले रैबिट तू भी इतना ले, डिस्टेंस बराबर ले ले, कांस्टेंट हो गया। अब जिसका स्पीड ज्यादा था, मतलब रैबिट का स्पीड ज्यादा था, उसने टाइम कम लिया, तो स्पीड ज्यादा टाइम कम, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रूफ हो गया। तो इसीलिए ये सारे पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हमने करके देखी। फिजिक्स के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो सब के सब एक्सपेरिमेंट से ही आते हैं। पहले लोग उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनसे रेप्लिकेट करते हैं। कोई भी फॉर्मूला से रैंडमली या बस लिख नहीं दिया जाता है, वो उसके पीछे रीजन होता है। सो आई होप नाउ यू आर एबल टू read this equation whenever it come in front of you very easily. For example, if it is written like this way, speed equal to distance upon time, पहली बात तो आप मन ही मन खुश होकर जान रहे हो कि भाई ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली क्यों है आप ये भी जान रहे हो, इनडायरेक्टली क्यों है आप ये भी जान रहे हो। दूसरी बात आप पढ़ सकते हो उसको, आप बोल सकते हो स्पीड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो यही तो है, ये भाई अपॉन में टाइम है तो रेट ऑफ चेंज है, द रेट ऑफ चेंज, बस ये भी बोल सकते द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। यही तो लिखा था, मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। दिस इज कॉल्ड स्पीड फॉर यू।
क्लियर हुआ? स्पीड का फॉर्मूला भूलना मत, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने क्लास 6th 7th 8th में अच्छे से पढ़ा है, लेकिन चूंकि आप 9th में आ गए हैं तो याद रखिए ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आपकी स्पीड जो हो वो कांस्टेंट हो। अक्सर बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं, वो बस उनको बोलता है कि देखो स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है, निकालो टाइम कितना लगेगा, तो जल्दीबाजी में वो यही फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल करते हैं। याद रखो ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है, कहीं नोट करके लिख लो, ये फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार जरूर देखना क्या स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। आगे बताऊंगा कि क्यों, फिलहाल की ये चीज दिमाग में रख लो, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज देखो, मैं फॉर्मूले में आपको सारी चीज बता रहा हूँ, आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहली बात तो जब भी कभी तुम्हारे सामने फॉर्मूला आए तो उसमें तुम खुद बता सकते हो कौन सा डायरेक्टली कौन सा इनडायरेक्टली, क्लियर हो गया। सेकंड चीज जो आप बता सकते हो वो ये है इसकी यूनिट। आपको डिस्टेंस की यूनिट पता थी यार, हम तो बड़े सिंपल लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं सब नहीं याद करते जितनी यूनिट्स दुनिया में, हमने सातों फंडामेंटल यूनिट्स याद कर ली। आई होप कि आपने याद कर ली होंगी, लेक्चर 1 में कराया गया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज को याद कर लीजिएगा। बाकी अपन याद नहीं करते, अपन निकाल लेते हैं यार। अब जैसे मुझसे कोई पूछ ले स्पीड की यूनिट बताओ, ठीक है, तो मैं बोलूंगा यार स्पीड की यूनिट कैसे बताएं, तो देखो सिंपल है, फॉर्मूला लिखो, जैसे आप कोई वैल्यू इनपुट करते हो वैसे उनकी यूनिट इनपुट कर दो, बाहर जो है अपने आप पूरी यूनिट आ जाएगी। देखो जैसे स्पीड की यूनिट निकालनी मुझे, मैंने बोला कि जैसे फॉर्मूला जैसे आप वैल्यू इनपुट करते हो यूनिट इनपुट कर देते हैं, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर, होने को तो किलोमीटर भी होती है स्टैंडर्ड यूनिट। टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, स्पीड की यूनिट हो गई हमारी मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया बात, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी, और क्या, और एक और चीज होता है, थोड़ा सा ट्रिक होता है यार, कई बार अक्सर ये छोटे बच्चों को मतलब पूछते हैं लोग, कहते हैं तुम लोग भी जान लो कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई किलोमीटर पर आवर में दिया है, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे तुम्हारा लिखा हो कि अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है यार, मतलब मैं तुम्हें ट्रिक सीधे बताता हूँ, प्रूफ करना सिंपल है लेकिन आप सिंपल ट्रिक रखो। किलोमीटर पर आवर, अच्छा ये बताओ किलोमीटर पर आवर आप से जाना है आपको मीटर पर सेकेंड में, तो आप कैसी यूनिट से जा रहे हो, एक बड़ी यूनिट से, देखो किलोमीटर की बड़ी यूनिट है और भी बड़ी यूनिट है, एक छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो मतलब इस क्वांटिटी को मुझे जो बड़ी से छोटी जा रही है तो उसको छोटा करना पड़ेगा, तो 100 को मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए 5/18 से, ठीक है, दो ही नंबर होता है 5/18, इसी से 12 मल्टीप्लाई किया था, 5/18 से मल्टीप्लाई किया था या 18/5 से मल्टीप्लाई किया था, ये सब ये ट्रिक है। मतलब जब भी तुम्हें किलोमीटर पर आवर से, हम देखो मैं ऐसा ही करता हूँ तुम भी ऐसा ही करना, किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, मतलब आप एक बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना चाहते हो, ठीक है, एक बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट में जाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो 5/18 और 18/5 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो हम तो छोटा जा रहे हैं ना, तो हमें छोटा लेना पड़ेगा, मतलब वेयर एवर यू आर गोइंग यू हैव टू टेक दैट वैल्यू। अगर आप छोटी की तरफ जा रहे हो तो छोटी वैल्यू लोगे मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर आप बड़ी की तरफ जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बोलता है कि मान लो 5 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, इसको आप बदलो किलोमीटर पर आवर में, तो आप देखो ध्यान से, आप एक छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हो, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ, तो जा फाइन में देखना है जाते कहाँ हैं, बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो हमें बड़ी से मल्टीप्लाई करना है, दोनों बड़ा कौन है 5/18 18/5, तो 5 × 18/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। बदल गया, देखो 5 मीटर पर सेकेंड का इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना, कई बार बदलने के लिए काम आती है। फिलहाल यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकंड, एक्स्ट्रा चीजें बता दी मैंने ये, ठीक है, थोड़ी सी क्लास में इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि 5/18 ही क्यों करते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना चाहते हैं, तो छोटी के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 छोटा होता है 18/5 से, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप वो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, ठीक है। चलो, तो स्पीड की यूनिट क्लियर हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्लियर हो गया। स्पीड बेसिकली करता क्या है, वो मेजर करता है, रेट मेजर करता है मोशन का, कि मोशन जो हो रहा है वो किस तरह से दूरी मतलब दूरी को हासिल कर रहा है समय के साथ साथ, वो स्पीड मेजर करती है। अगली बार तुम्हें कोई बोले स्पीड, तो देखो हम लोग समझते भी हैं, हमें बोला भी जब जाता है स्पीड, तो हम लोग बोलते हैं मान लो स्पीड लिखी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, मान लो स्पीड लिखी हुई है, तो हमें समझ में आ रहा है, देखो वो खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि एक घंटे में
वो 20 किलोमीटर जाने वाला है, यही है ना स्पीड का मतलब। तो हमें खुद समझ आता है। और देखो हम लोग बोलते थे क्या स्पीड क्या होता है, स्पीड इज रेट ऑफ मेजरिंग ऑफ मोशन। मोशन कितना कितना हो रहा है उसी को तो मेजर कर, उसका रेट है, समय के साथ मेजर कर रहा है कि कितने समय में कितना दूरी जा रहा है वो। तो लिखा हुआ 20 किलोमीटर पर आवर, तो बात समझ आ रही है, 1 आवर में इट इज गोइंग 20 किलोमीटर। स्पीड के लिए एक डेफिनेशन भी लिखते हैं, आप भी चाहो तो लिख लो। अब देखो बड़ा सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू द distance covered by any body in unit time। राइटिंग थोड़ी सी अपनी गड़बड़ हो जाती है, इन यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे देखो इस फॉर्मूला क्या था भाई, फिर से बोलो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो ना, अगर टाइम को क्या लिखा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई एनी बॉडी इन यूनिट टाइम, मतलब स्पीड जो है इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी व्हेन टाइम इज यूनिट, मतलब टाइम इज यूनिट मतलब 1 सेकेंड। अब देखो ना, अगर यहाँ 1 कर दिया तो स्पीड और डिस्टेंस बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो डेफिनेशन अभी 9 के लेवल पे आप ये रटोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझो, आज से समझना शुरू करोगे, याद रखना 1-2 चैप्टर के बाद ये सब चीजें इतनी सिंपल जाएंगी तो अपने आप बोलोगे सर डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, सर मुझे फॉर्मुला दे दो, मैं अपने आप फॉर्मुला बना लूंगा। अगर सपोज आगे चल के फॉर्मुला भी आएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टाइम, तो तुम खुद बोल सकते हो कि सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अगर नीचे वाले को मैं 1 कर दूं, यूनिट मतलब क्या था 1, अगर नीचे वाले को मैं 1 कर दूं तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। बोलो, तो वैसे यहां भी तो हम लोग कर रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी व्हेन इन यूनिट टाइम। तो अगर यहां 1 कर दिए तो वो स्पीड होगी तुम्हारी। बोलो, बात समझ में आई क्या? तो इट इज वेरी इजी टू फैब्रिकेट योर ओन डेफिनेशन विदाउट मगिंग इट अप, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ टेक्निकल स्टडी एंड वी आर हियर टू जस्ट गेट सम टेक्निकल स्टडीज, राइट। तो अगली बार से हम फॉर्मुला नहीं रटेंगे, मैं बार बार बताऊंगा, आपको बार बार धीरे समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं भी आया कि सर ये कैसे लिखा आपने, तो फिर से बता दे रहा हूं। स्पीड, ये डेफिनेशन, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी इन यूनिट टाइम। अगर t जो है, t मतलब इस कोई समय, मतलब वो 10 सेकंड 20 सेकंड हो सकता है, लेकिन अगर हमने उसको 1 सेकंड कर दिया तो जितना भी वो 1 सेकंड में जाएगा वही उसकी स्पीड होगी। मतलब सपोज अगर कोई चीज 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो उसका मतलब क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड वो 20 मीटर जा रहा है, तो मतलब स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड, देन हाउ मच इट विल गो इन 1 सेकंड? बोलो बोलो बोलो, 20 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? तो स्पीड इज, डिस्टेंस कितनी है हमारी, 20 मीटर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। तो ये फॉर्मूला समझ में आया बात। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। फिलहाल स्पीड का चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यार अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो घबराना मत, चीज़ें सिंपल है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। फिलहाल के लिए जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि जब भी मुझे कोई अगली बार बोलेगा स्पीड, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बता रहा है मुझे कि मेरा जो मोशन हो रहा था वो कितनी तेजी से आगे दूरी ट्रेवल कर रहा है, कितनी देर से दूरी, 1 सेकंड में कितना दूर चला जा रहा होगा। ये मैंने बोला 60 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे लग गया 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला जा रहा है वो। मुझे किसी ने बोला 20 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 20 मीटर चला जा रहा होगा। मुझे समझ में बस ये आ रहा है जब भी कोई मुझे स्पीड बताएगा तो कि जो भी हमारा मोशन हो रहा है कितनी जल्दी जल्दी दूरी तय कर रहा है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये समझने वाली हो गई कि देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले कॉन्सेप्ट में स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा तुम स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा 1 सेकेंड में। फॉर एग्जाम्पल स्पीड है तुम्हारी 100 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है तुम्हारी ये S1 ये S2 200 किलोमीटर पर आवर। अब तुम देखो जितना तुमने एक घंटा दोनों को दिया है तुमने, पर आवर है, तो ये कितना डिस्टेंस जाएगा 1 घंटे में? ये जाएगा तुम्हारा 100 किलोमीटर, और ये घंटे में कितना जाएगा तुम्हारा 20 किलोमीटर। तो जितना ज्यादा तुमने स्पीड रखी थी, जितना ज्यादा तुमने स्पीड रखी उतना ज्यादा डिस्टेंस आया, जितना कम तुमने स्पीड रखी उतना कम तुम्हारा डिस्टेंस आया। तो स्पीड और डिस्टेंस कैसा हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर फॉर्मूला आपने यूनिट सीख लिया कि यूनिट कैसे निकालते हैं, बस इनपुट कर दो अपने आप यूनिट बाहर आ जाएगी। आपने एक और चीज सीखी कि सर डेफिनेशंस कैसे लिखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी इन यूनिट टाइम और 1 सेकेंड। चौथी पांचवी बात जो भी होगी आपने ये सीखी कि सर अगर कभी कहीं लिखा हो 30 किलोमीटर पर आवर अगली बार से, तो सर मैं समझ जाऊंगा कि मतलब क्या है, 1 घंटे में वो चीज 30 किलोमीटर जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, जिसको फिजिक्स समझ में आती है वो उसको ऐसे ही पढ़ता है, वो 30 किलोमीटर पर नहीं पढ़ता, वो ऐसे पढ़ता है कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर गया।
और स्पीड क्या है? रेट ऑफ मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस बाय द रेट ऑफ टाइम, यही तो है। तो भाई 1 घंटे में 30 किलोमीटर गया। अगर ऐसे लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकंड में सर वो 5 मीटर जा रहा है, यही तो स्पीड है हुई। मतलब कहीं भी जा रहा हो लेकिन 1 सेकंड में सर वो 5 मीटर चला जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना हो तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में है, तो 5/18 18/5 में से किसी एक से मल्टीप्लाई करना होता है। सपोज मान लो अगर मुझे 30 को, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मैं 5 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, सॉरी यार 5 मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं तो बस देखूंगा भाई मैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जा रहा हूँ, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जा रहा हूँ, तो मतलब इस क्वांटिटी को मुझे छोटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। छोटा क्या होता है? 5/18 जितना भी आए, 18, ये 15, ये 9, ये 5, ये 3, ये 25/3, 8×3 = 24, 8.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया? 8.3 मीटर पर सेकंड हो गया। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं एक्सरसाइज दूंगा तो सब भर भर के दूंगा, तो आपको तब आना चाहिए। एप्लीकेशन करने आपको आ गया तो आपको समझ में आना शुरू हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इसके बाद बढ़ते हैं टाइप ऑफ स्पीड। बड़ा सिंपल सा है यार टाइप ऑफ स्पीड। 2 तरह की स्पीड होती है। स्पीड बोले तो फिर से यार बार बार अपने मन में बोलते रहो यार भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है। स्पीड मतलब क्या सर? स्पीड मतलब सिंपल सी बात है सर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है समय के साथ। 30 किलोमीटर पर आवर मतलब सर एक घंटे में वो 30 किलोमीटर गया होगा सर, यही स्पीड है। स्पीड सर हमें बस ये बताती है कि कितने, मतलब आप सेकंड टाइम में कितना दूरी तक ट्रेवल कर ले रहे हो, बस ये स्पीड बताती है, ठीक है। फील करते जाओ। स्पीड 2 तरह की होती है सर, ठीक है। एक होती है सर आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है सर आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों को पता है, हमारा रसगुल्ला जो है ना स्टूडेंट, वो तो कुछ बोलता ही नहीं, इन सब बातें बोलता है, ये सब चिल्ली है सर, मैं तो आराम से कर लूँगा सर। यूनिफॉर्म मतलब सर देखिए 20 मीटर पर सेकंड स्पीड थी तो आगे भी 20 रहेगी, आगे भी 20 रहेगी, आगे भी 20 रहेगी, आगे भी 20 रहेगी, ठीक है, ये स्पीड चलती रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब सर कभी 20 मीटर पर सेकंड हुई तो कभी अचानक 15 हो गई, तो कभी सर अचानक 100 मीटर पर सेकंड हो गई, तो कभी सर, मतलब जो स्पीड है वो वेरी करती जा रही है, कुछ भी होती जा रही है। तो सर एक ये होती है और सर एक ये होती है, काम खत्म हो गया। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जरा समझना क्या 20 है तो मतलब हर सेकंड में 20 जा रहा होगा, तो इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जब वही 20, 100, 30, 50, 60 हो जाता है तो क्या होगा? कभी 1 सेकंड में 20 ट्रेवल कर लिया, कभी 1 सेकंड में 100 ट्रेवल कर रहा है, मतलब इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल से रखने का ध्यान कि भाई टाइम तो इक्वल रखो और डिस्टेंस को अलग अलग रखो। मतलब स्पीड 20, 100, 40, 50 कभी भी कुछ हो जाए वो नॉन यूनिफॉर्म है। आपके पास अगर 1-1 रुपए का सिक्का गिर रहा है लगातार तो वो बोलेंगे यूनिफॉर्म कॉइन का, यूनिफॉर्म, द ड्रॉपिंग ऑफ कॉइन्स आर यूनिफॉर्म। अगर कभी 1 का सिक्का, कभी 5 का सिक्का, कभी 10 का, कभी 98 आ गया तो वो सब क्या आ गया? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझते हैं, एक जैसा हुआ तो यूनिफॉर्म, अलग अलग हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड बोले तो भाई हमेशा 20 रहेगी। अगर हमेशा स्पीड 20 है तो हर सेकंड में वो बराबर दुई जा रहा है, इसलिए कई लोग इसको ऐसे ही बोल देते हैं, इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है मतलब कभी 20 होगी, कभी 30 होगी, कभी 40 होगी, कभी 50 होगी, मीटर पर सेकंड चलता रहेगा। तो मतलब 1 सेकंड में कभी 20 जाएगी, किसी सेकंड में कभी 100 जाएगी, किसी सेकंड में कभी 0 भी जा सकती है। कई समझ वाले उसको ऐसे बोल देते हैं कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जाए तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। 2 तरह की चीजें हो गई, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। इसमें स्पीड में एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का, और आपको पता होगा एवरेज स्पीड किसके लिए आता होगा। देखो यार एवरेज स्पीड हम दोनों के लिए निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी निकाल सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि बुकों में इसके लिए पढ़ाया जाता है तो मुझे थोड़ा सा रटना वाला समझ नहीं आता, मैं इसका भी निकाल के आपको दिखाता हूँ, क्यों इसका निकालते नहीं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो जब हर समय 20 से स्पीड से जा रहा है तो इसका एवरेज भी निकालोगे तो कितना आएगा? 20 ही आएगा यार। अगर तुमने हर सब्जेक्ट में 100 नंबर पाए हैं, ठीक है, और तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं तो उसका एवरेज निकालोगे तो 100 + 100 + 100 + 500 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर कितना आएगा? 100। तो जो स्पीड अगर कांस्टेंट है या मतलब जो भी नंबर तुम्हारा कांस्टेंट है तो उसका एवरेज निकालोगे तो वही आता है जो एक नंबर है। इसीलिए कभी हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड का एवरेज नहीं निकालते, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड निकालेंगे मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, मतलब हमेशा 20 तो उसका एवरेज निकालेंगे कितना आएगा? 20। कोई पूछ ले तो बता देना 20 ही आने वाला है, ठीक है। इसलिए इसका निकालते हैं हम लोग, किसका निकालते हैं? अक्सर नॉन यूनिफॉर्म का निकालते हैं। और तरीका क्या होता है? एक तो तरीका देखो मैथ्स वाला है कि सारी स्पीड को जोड़ दो
स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, स्पीड 4, स्पीड 5 सब जोड़ दो, जितनी स्पीड हो 1 2 3 4, बचपन में पढ़ा था याद आ रहा है, डिवाइड कर दो, ठीक है, तो तभी का एवरेज निकल जाता है। और दूसरा तरीका होता है एवरेज स्पीड निकालने का, जो इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड निकालने का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला ये हो गया, एक मैथ्स वाला फॉर्मूला हो गया, जिस तरह का दिया तुमको मान लो 15-20 स्पीड दी हुई हो, बोला हो गया एवरेज स्पीड निकाले तो 15-20 स्पीड को जोड़ देना, फिर जितनी स्पीड हो उसको डिवाइड कर देना, मैथ्स के तरीके से निकल जाएगा। अगर तुमको टोटल डिस्टेंस दिया हो और टोटल टाइम भी दिया हो, भाई टोटल डिस्टेंस मतलब कितना टोटल गया और कितना टाइम टोटल लगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो स्पीड ही आएगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक स्पीड ही आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई वो टोटल मतलब पूरा डिस्टेंस ले लिया और टाइम मतलब पूरा टाइम ले लिया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता था भाई, स्पीड होती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता था, स्पीड होती थी। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये एवरेज स्पीड हो गया, मतलब पूरे के पूरे जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना टाइम लगा, तो एवरेज निकल गया कि नहीं निकल गया, दैट इज एवरेज। तुमसे कई बार पूछ लेता है लोग, बताओ भाई एवरेज स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो बोलने का कुछ नहीं सर, किसी का भी यूनिट निकालना हो मुझे बताया गया फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, लोग लिखते हैं टोटल मीटर, अरे गधे डिस्टेंस ही तो है, टोटल हो छोटा हो मोटा हो क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस है तो मीटर, उसकी यूनिट क्या लिखेंगे मीटर। और टाइम क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम का क्या लिखेंगे सेकंड। तो सर एवरेज स्पीड की भी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। हमारी क्लास में ये सब चीज़ें रटी नहीं जाती हैं, समझी जाती हैं, चल रहा था समझाता है कि भाई हाँ सर स्पीड बोलिए, एवरेज स्पीड बोलिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलिए, कोई स्पीड बोलिए सर, सबकी यूनिट मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड है ना सर, और स्पीड की यूनिट भाई फॉर्मूला सर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, सर कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है, बात समझ में आई। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड, वी लर्न अबाउट द डेफिनेशन, क्यों रेट ऑफ मेजरिंग बोलते हैं उसको, वी लर्न अबाउट द डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, वी लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट, वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पीड, वी लर्न अबाउट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म के लिए एवरेज स्पीड वही होती है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए दो रास्ते हैं, एक तो मैथ्स की तरह जोड़ दो, एक तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो। ये क्यों हुआ, क्योंकि भाई सब पूरा यात्रा कंप्लीट हो गई, पूरे टाइम लग गया, तो हमने एवरेज निकल दिया, एवरेज कितना लगा होगा। दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नहीं क्लियर होगा तो टेंशन नहीं लेने का, बहुत बार चीज़ें अपन पढ़ेंगे, धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नोट्स में ये सब चीज़ें मैं आपको लिख के देने वाला हूँ, देने वाला सच में देने वाला, मतलब ये चीज़ आप लोग बहुत बोलते हो मैं देता नहीं नोट्स, इसलिए मैंने पहले से ही आपका नोट जो है लिंक, जब ये वीडियो आप खत्म करोगे 4th वीडियो के बाद, ये आधे नोट्स आपको मैंने डाल दिए हैं, आप देख लेना, वहाँ से अपने नोट्स उठा लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैं खुद कराऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको होमवर्क दूंगा। चलिए, थैंक यू।